हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। शाम के 4 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। बस थोड़ी ही देर पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के हॉस्पिटल से अपील की है कि बेवजह ऑक्सीजन पैनिक का अलार्म ना बजाएं। मनीष सिसोदिया ने कहा, कुछ अस्पताल, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके पास 72 यानी 72 आवर्स की ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन फिर भी वो SOS कॉल करके पैनिक फैला रहे हैं। थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर बाकायदा ट्वीट किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज सुबह मेरे पास एक ऐसे अस्पताल का ऑक्सीजन SOS कॉल आया जिसके पास अभी 18 किलोलीटर उपलब्ध है, जबकि उसका एक दिन का खर्च 4.8 KL है। उसकी स्टोरेज क्षमता भी 21 KL है, यानी उसके पास करीब 72 घंटे का ऑक्सीजन उपलब्ध है। इस तरह एक और छोटे हॉस्पिटल की खबर मीडिया में चली। बात की तो पता चला कि कल उसे 30 सिलेंडर दिए गए थे, जिसमें से अभी 20 बचे हैं, केवल 10 ही खर्च हुए हैं। तो ऐसे में मेरा अस्पतालों से अनुरोध है कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर अनावश्यक अलार्म ना बजाएं। ऐसा करने से जो जरूरतमंद हॉस्पिटल्स हैं वहां तक मदद पहुंचने में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है। मीडिया से भी अनुरोध करता हूं कि फैक्ट्स की जानकारी लेने के बाद ही इस तरह की खबरें चलाएं। यह ट्वीट किया है मनीष सिसोदिया ने अब से कुछ देर पहले। और हमारे साथ अभी तमाम डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर्स जुड़ने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के एम्स से जुड़े हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। डॉक्टर नीरज निश्चल, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा सर कि एम्स का ऑक्सीजन स्टेटस क्या है इस वक्त? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं उसका स्टेटस मैं नहीं बता पाता हूँ। मेरा मेन काम है पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, और अभी तक कोई ऐसी दिक्कत हमारे सामने नहीं आई है। बट इसका स्टेटस मेरे से एक्चुअली आप पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। सर, अभी जो डिप्टी सीएम ने एक ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले, मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा कि बेवजह पैनिक ना फैलाएं, क्योंकि हम लगातार 3-4 दिन से देख रहे हैं, हम तमाम बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं। सबका कहना था किसी के पास 2 घंटे की बची है, किसी के पास 4 घंटे की बची है। बहुत क्राइसिस था सर। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त किस तरह का स्टेटस है तमाम हॉस्पिटल की, अगर थोड़ा सा मैं आपसे जान पाऊं तो? देखिए, बाकी हॉस्पिटल्स के बारे में मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन जो हमने नोटिस किया है कि लोग इन सिलेंडर्स को अपने घरों पे रख के होर्डिंग कर रहे हैं, जिसके चलते अनावश्यक रूप से जो हॉस्पिटल्स को रिक्वायरमेंट है या फिर और जो नीडी लोग हैं उनके लिए वो प्रॉब्लम बन सकता है। तो मेरा उन लोगों से अपील है कि जो घर पे सोच रहे हैं कि ऑक्सीजन को संभाल कर रखे ताकि आगे जाके उनको जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन मिल जाए, तो एक्चुअली में वो बाकी लोगों के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि बेवजह हॉस्पिटल ये जो ऑक्सीजन है वो अपने घरों में होल्ड ना करें, ताकि ये जो जिन हॉस्पिटल्स में रिक्वायर्ड है वहां पहुंच पाए बिना किसी परेशानी के। अच्छा डॉक्टर नीरज, जरा एम्स का अगर मैं स्टेटस आपसे पूछ पाऊं, कितने सीरियस मरीज इस वक्त आपके पास है, कुछ उस बारे में अगर आप जानकारी दे पाए सर। देखिए, समहाउ लोगों के मन में ये है कि क्या इस बार के वेव में बहुत ज्यादा सिक पेशेंट्स आ रहे हैं। हमने शुरू से कहा है कि अप्रोक्सीमेटली 10 से 15% ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनमें डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि वो थोड़े से सिक होंगे और डॉक्टर केयर की जरूरत है, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। सिंस नंबर इतना ज्यादा है कि जो सिक पेशेंट्स हैं, अगर ओवरऑल देखें तो नंबर्स उनके बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर प्रोपोर्शन देखें, जैसे लास्ट ईयर जो अगर 1000 लोग में से अगर 150 लोग ज्यादा बीमार थे, तो वैसे अभी भी वही है। फर्क है कि पिछली बार 1000 लोग थे, इस बार 10,000 या 20,000 लोग हैं, इसलिए नंबर ऑफ सिक पेशेंट्स की तादाद ज्यादा है। तो डेफिनेटली हमारे पास सिक पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में, उन्हीं की को भर्ती करने की जरूरत है। जो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक है, उन्हें बेवजह हॉस्पिटल में रखकर बेड खराब करने का समय भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। डॉक्टर नीरज, कल चूंकि पूरी स्थिति को रीऑर्गेनाइज करना था, ऑक्सीजन की जो स्टेटस था, तो ऐसे में 1 घंटे के लिए इमरजेंसी सेंटर जो है उसको बंद किया गया था एम्स में भी, लेकिन फिर उसके बाद शुरू कर दिया गया था। क्या आज भी इस तरह के सिचुएशन बनी क्या हॉस्पिटल में? नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का एस्पेक्ट मेरे ये में नहीं है, और मुझे इसके बारे में एक्चुअल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं कोई अवॉइड नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन मैं राइट पर्सन नहीं हूँ ये क्वेश्चन पूछने का। चलिए, हम समझ सकते हैं इसके बारे में पता है। डॉक्टर नीरज, एक सवाल और है। अब चूंकि वैक्सीन तो चलिए लगना शुरू हो गया है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, लेकिन भारत बायोटेक के MD है डॉक्टर कृष्णा एला, उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन है वो लोअर लंग के लिए ज्यादा काम करती है, लेकिन जो अपर लंग है, जो नोज है, उस पर इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो अब काम शुरू हो रहा है, यानी वो जो नेजल ड्रॉप्स की बात हो रही है, जो पिल की बात हो रही है, सर क्या लगता है आपको वो कितनी कारगर होगी?
देखिए, जो नेजल वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी देखा जाए तो सिंस ये इन्फेक्शन जो है हमारे अपर एयरवे के थ्रू ही जाता है, नोज नेजल कैविटी वगैरह के थ्रू जाता है, तो अगर ये वैक्सीन अगर हम नेजल कैविटी के थ्रू एडमिनिस्टर करने की कोई कैपेसिटी डेवलप कर देते हैं, ऐसा वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं, तो डेफिनेटली लोकल एरिया में जो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो ये वायरस जो है इसी एरिया में कंटेन हो जाएगा और ये बाकी ऑर्गन्स को फिर अफेक्ट नहीं करेगा जो प्राइमरी लंग है। उसके अलावा अगर लोकल एरिया में ही इसको कंटेन किया जाए तो ट्रांसमिशन रेट जो इस वायरस का है वो उसको भी कम किया जा सकता है। तो अगर ये वैक्सीन डेवलप होने में हम कामयाब रहते हैं, अगर ऐसी वैक्सीन आ जाती है तो डेफिनेटली ये जो है लोकल एरिया में ही कंट्रोल करके बाकी ऑर्गन डैमेज जो प्रिंसिपली लंग है इस सिचुएशन में और जो ट्रांसमिशन के चांसेस है उसको कम किया जा सकता है। डॉक्टर नीरज, एक बहुत सारे चीजें जो देखने में सामने आ रही हैं इस क्राइसिस की सिचुएशन में, यानी लोगों को हल्का सा बुखार भी हो रहा है तो वो चाह रहे हैं कि सीधा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाके ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसा कि आप कह रहे हैं, होर्डिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये जो स्टोरेज करना शुरू कर दिया रेमडेसिविर के लिए और उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप सर? क्योंकि नॉर्मल सा बुखार भी हो रहा है तो घर में पैरासिटामोल ली जा सकती है, अपने आप को आइसोलेट किया जा सकता है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, जिसको भी अगर इस तरह का सिम्टम है अपने आप को फटाफट से आइसोलेट करना चाहिए। उसको कभी भी आप इसको हल्के में न लें, जब भी पॉसिबल और टेस्ट कराएं। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपको आइसोलेट करना है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक और माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं, वो घर पे आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं, जो सिंपल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। और प्रेफरेबली कोई भी डॉक्टर से आप टेलीफोनिकली कंसल्टेशन ले सकते हैं ताकि वो आपको गाइड करते रहे, वार्निंग साइंस बताते रहे कि अगर ये दिक्कत है तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। सिंस हॉस्पिटल बेड्स की अभी काफी कमी है सिक पेशेंट्स के लिए, तो इसलिए बेवजह प्रोफाइलेक्टिक एडमिशन की जो हम बात करते हैं कि भाई हॉस्पिटल चले गए तो शायद हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ऐसा सोच बिल्कुल गलत है। और बेवजह बेड्स को ऑक्यूपाई करके जो एक्चुअल में जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए आप परेशानी न खड़ी करें। जहां तक ये दवाइयों की बात है, जैसे रेमडेसिविर वगैरह के बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि ये दवाइयां सभी के लिए नहीं है, इसका अभी तक कोई भी मोर्टेलिटी बेनिफिट प्रूवन नहीं है। कुछ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट जो हॉस्पिटल में है शायद उनमें थोड़ा बहुत फायदा कर सकता है, लेकिन वो भी ओवरऑल मोर्टेलिटी में अभी तक कोई फायदा नहीं देखा गया है। तो इनफैक्ट अभी मार्केट से स्टेरॉइड की भी कमी दिख रही है, लोगों को स्टेरॉइड जिनको जरूरत है शायद वो नहीं मिल रहा है। तो बेवजह ये दवाइयां होल्ड करके घर पे रखने से आप किसी का नुकसान कर रहे हैं, और अगर बिना डॉक्टरी सलाह के अगर ये दवाई लेंगे तो आपको उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इन दवाइयों को होल्ड न करें, और जब भी जरूरत पड़े डॉक्टर के कंसल्टेशन में ही आप इन दवाइयों का सेवन करें, और बेवजह एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक लोग हॉस्पिटल में भीड़ न बढ़ाएं और एडमिशन लेने की कोशिश ना करें। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जो इंडिया टीवी के दर्शक आपको सुन रहे हैं वो आपकी बातों पर जरूर अमल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि बेवजह जो है हॉस्पिटल की तरफ का रास्ता ना देखें, खुद को आइसोलेट करें, पैरासिटामोल यानी ये जो दवाई है वो करें, और जितना फिर जल्दी हो सके अपना टेस्ट जरूर करवाएं। सर, बड़ा सवाल यह है कि अब जब वैक्सीन है, दो वैक्सीन भारत में है, 2 मई से यानी 18+ को भी लगना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में ये नेजल ड्रॉप्स की बात, ये पिल टेबलेट की बात, ये क्यों सामने आ रही है? क्या इससे एंटीबॉडी बनेंगे, जल्दी बनेंगे? थोड़ा ये अगर आप इस बारे में बता पाए तो। देखिए, फ्यूचर में कोशिश तो यही है कि एक इफेक्टिव दवाई बन जाए, एक ऐसा इफेक्टिव वैक्सीन बन जाए जो सिर्फ बीमारी को ही ना रोके बल्कि ट्रांसमिशन को भी कम से कम करे जितना हो सके। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो अभी अवेलेबल आर्सेनल हमारे पास है जो प्रोफाइलेक्सिस के लिए है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम बात करते हैं, जो सोशल वैक्सीनेशन है, सभी को पता होना चाहिए एक ऐसा टूल है जिससे हम म्यूटेशन की बात करते हैं। ये एक ऐसा टूल है कि हर तरह के म्यूटेंट वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है। अगर आप मास्क पहनते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हैं, बीमार लोगों को आइसोलेट करते हैं, और जो हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं, तो आपको इन किसी भी म्यूटेंट से, वायरस से आपको कोई इंफेक्शन नहीं हो सकता है। उसके अलावा इसके साथ अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेते हैं, जो 2 वैक्सीन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वैक्सीन बेहतर है, वो वैक्सीन बेहतर है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपको जो भी वैक्सीन मिल रहा है आप बेझिझक होकर लगवाएं। हमने देखा जनवरी में जब ये दोनों वैक्सीन लॉन्च हुए थे तो लोगों के मन में हेजिटेंसी थी कि इफेक्टिवनेस नहीं है, सेफ्टी का डेटा नहीं है। इन सब में हमने टाइम वेस्ट किया। जो वायरस उस समय काफी कमजोर था, अगर मैक्सिमम लोगों ने आगे आकर वैक्सीन लगवा लिया होता तो शायद जो है, क्योंकि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है वो डिजीज सीवियरिटी को कम करना है, मोर्टेलिटी को कम करना है। और हम देख भी रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनमें मोर्टेलिटी के चांसेस कम हो गए हैं। तो ये सारे फायदे को लोगों ने उस समय रियलाइज नहीं किया। उन्हें लगा कि केसेस कम हो गए, वायरस तो चला गया, तो हमें क्यों लगवाना है।
इसके चलते शायद हमने शुरू में लापरवाही की और उसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं। लेकिन सबसे यही अपील है कि अभी भी समय है, जब भी मौका मिले, इररिस्पेक्टिव ऑफ की कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, आप जरूर लगवाएं। फ्यूचर में जो वैक्सीन आएंगे उसके भरोसे वेट करने का कोई मतलब नहीं है। ऑफकोर्स जो नेजल वैक्सीन अगर आता है तो बहुत ही इफेक्टिव और आसान वैक्सीन होगा, लेकिन उस समय तक हमें जिंदा रहना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी सावधानी हम बरतते रहें। वैक्सीन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इससे ही अपना बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। डॉक्टर नीरज निश्चल ये अपील कर रहे हैं, तो आप सुन रहे होंगे उनकी बात को। डॉक्टर नीरज, आप बने रहे हमारे साथ। तो दिल्ली में किस तरह की स्थिति है, एम्स में किस तरह की स्थिति है और किस तरह से अपना ख्याल रखें, हमने डॉक्टर नीरज से जान रहे हैं हम। उसके अलावा दिल्ली से सटे गुरुग्राम में किस तरह के हाल हैं, ये जानेंगे हम। हमारे साथ फोर्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ गए हैं। डॉक्टर भार्गव, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पे। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपके हॉस्पिटल में कितनी ऑक्सीजन इस वक्त है और कितनी और ज्यादा आपको जरूरत है? सर पंकज जी नमस्कार। जी नमस्ते। हमारी ऑक्सीजन भिवाड़ी प्लांट से आती थी, आईनॉक्स से, और भिवाड़ी अनफॉर्चुनेटली राजस्थान की टेरिटरी में आता है। ये टेरिटोरियल युद्ध है। हमें लगता था हमारा झंडा एक है, पर आज हमें समझ में आया इस महामारी में कि हरियाणा राजस्थान अलग अलग है। आज सुबह उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई राजस्थान से बंद कर दी। हमारे पास 1.5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है जो या शाम के 12 बजे तक चलेगी। अब हालत यह है कि गुरुग्राम के जो अस्पताल हैं, और सिर्फ हमारा अस्पताल नहीं, फोर्टिस, आर्टेमिस, मेदांता, पारस, ये सारे अस्पताल पूरे देश के अस्पताल हैं। हमारे को लगता था और है भी कि पूरे विश्व से लोग आते हैं। तो हमारे पास इंटरनेशनल पेशेंट्स भी हैं, नेशनल पेशेंट्स भी हैं। सारी जगह से लोग इलाज कराने आते हैं। बनारस से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं। अब ये बताइए कि किस तरीके से इलाज किया जाए। क्या ये हम कहें कि हम हरियाणा की धरती पे है तो सिर्फ हरियाणा में इलाज करेंगे? और लाइनें, कतारें लगी पड़ी हैं, क्योंकि मैं आपको पंकज भार्गव जी एक चीज बताऊंगा, हर बेड पे कम से कम 8 लोगों की जान पहचान लगती है। 8 लोगों की जान पहचान। तो आप समझ रहे हैं कि जो गरीब है, जिसका कोई जान पहचान नहीं है, वो कहां जाएगा? क्योंकि ये प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पे सारी सुविधाएं मुहैया होती हैं। इन लोगों के लिए सारे वो लोग, ब्यूरोक्रेट से लेके पॉलिटिशियन से लेके सब लोग एक एक बेड पे अपना जान पहचान लगा रहे हैं कि हमारे मरीजों को ले लीजिए। अब ये हालत है, आप बताइए उसमें डॉक्टर क्या करेगा? इमरजेंसी में रोज डॉक्टर भार्गव, तो बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अब आपके पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की चूंकि कमी है, तो क्या मना कर रहे हैं पेशेंट्स को कि, या ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन अपने साथ सिलेंडर लाइए? क्या कह रहे हैं, किस तरह से अभी हालात हैं आपके हॉस्पिटल में? हमने एक स्टैंडी बना के रख ली है। अगर ऑक्सीजन अगले 4 से 5 घंटे में नहीं आती है तो वो हमारे को बाहर लगाना पड़ेगा पोस्टर कि हमारे को खेद है कि हम आगे अस्पताल में बेड नहीं दे सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। जो लोग ऑक्सीजन पे चल रहे हैं उनको वेंटिलेटर और बाईपैप की सुविधा मुहैया नहीं करा सकते क्योंकि वो खत्म हो रही है। तो ऐसी स्टैंडी बना के रख ली है। मैं ये सोचूंगा इस तरह की नौबत ना आए। निवेदन करूंगा सरकार से कि ऐसी निवेदन ना आए जहां पे 200 लोग ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वाले मरीज। डॉक्टर भार्गव, बड़ी बात आपने ये कही है कि राजस्थान के भिवाड़ी प्लांट से आपको ऑक्सीजन मिलती थी जो नहीं मिल रही है, उसका क्या कारण है सर? 4-5 घंटे अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऐसे में तो आपको भर्ती बंद करनी पड़ेगी। कल प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा एक मीटिंग के बाद वो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि हमें एक देश की तरह काम करना है। भले ही वो राजस्थान में प्लांट है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आपका हॉस्पिटल जो है पूरे देश का हॉस्पिटल है, तो ऐसे में वो कोऑर्डिनेशन कैसे आप कर रहे हैं और क्यों दिक्कत आ रही है सर? तो सरकारों की बात माने तो हमारे पास रेमडेसिविर भी है, हमारे पास ऑक्सीजन भी है, हमारे पास बेड भी है। बस जमीनी हकीकत आके देखें पंकज जी, भयानक माहौल है और इसमें गलती किसी की नहीं, क्योंकि सर्ज इतना बड़ा है, सुनामी इतना बड़ा है कि उसमें किसी को भी परेशानी आएगी। जब अमेरिका में आई, इटली में आई, हम मानते हैं, बट अब समझदारी यह है कि हम गलती माने, हम डिनायल मोड से बाहर निकले, हम कहें कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह है 1 हफ्ते तक की ऑक्सीजन सप्लाई हमारे को इतनी चाहिए और हम उस पर काम करें। अभी भी दोषारोपण हो रहा है या ये डिनायल मोड में कि कोई गलती नहीं है। अरे गलती नहीं है तो मरीज क्यों भटक रहे हैं? क्या उनको शौक है भटकने का? क्या लाइनों में खड़े होने का? क्या कॉल करवाने का? क्यों? हम सच्चाई हर हकीकत को जाने तो सही। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, आप डॉक्टरों को आपने स्केपगोट बना दिया। आज के मरीजों से आप लड़ लो, वो क्या करें? आप सोच रहे कितनी एंजाइटी है मरीजों की। जब मैं बोलता हूं इस बात को कि ऑक्सीजन नहीं है तो फोन आते हैं कि सर ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा। अब उसका उत्तर जानते हैं क्या होगा कि 5 घंटे बाद अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या होगा? सर अगर सारी ऑक्सीजन है तो दे दीजिए। डॉक्टर भार्गव,
डॉक्टर भार्गव, अब जाहिर बात है हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं क्योंकि आपको सबका इलाज करना है लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन की इतनी भयानक कमी है। लेकिन ऑक्सीजन के लिए आप किन किन लोगों से, किन किन अथॉरिटीज से आपने बात की है और प्लान बी क्या है सर? क्योंकि 3-4 दिन हो गए इस क्राइसिस को झेलते हुए आप सभी लोगों को, हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं, लेकिन अब प्लान बी क्या है सर? किन किन से आप बात कर रहे हैं? सर, जिला प्रशासन मुस्तैद है, सरकार मदद कर रही है। अब पानीपत से ऑक्सीजन की सप्लाई आएगी, पानीपत से जो ऑक्सीजन की सप्लाई आएगी उसके लिए नोजल डिफरेंट है क्योंकि जो ट्रक हैं वो अलग प्रकार के हैं, तो नोजल चेंज करनी पड़ेगी, उसमें 24-48 घंटे रहेगा। तो राजस्थान से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार हमारे चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक, डीसी तक, कि आप 2 दिन तक आने दीजिए। 2 दिन के बाद जब नोजल चेंज हो जाएगी तो पानीपत सप्लाई दे देगा। पर यह भी बात नहीं हो रही। तो ये सरकारें क्या सिर्फ इलेक्शन में जिन्होंने जीता है उन्हीं के लिए, कि राजस्थान की सरकार सिर्फ राजस्थान के लोगों को देखेगी, बाकी हरियाणा को नहीं देखेगी? ये क्या फेडरलिज्म है? क्या ये एक देश के प्रति अलायंस है? धिक्कार है इस बात को सोचते हुए कि आज कोरोना ने हमको विभाजित कर दिया है कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब में हम बढ़ गए। भिवाड़ी से जवाब क्या मिल रहा है सर आपको? भिवाड़ी से प्लांट यह है कि आइनॉक्स की सप्लाई जो भिवाड़ी प्लांट है वो राजस्थान से सिर्फ राजस्थान के लोगों को केटर करेगी। अरे ऐसा क्यों? आप ये तो देखिए कितने लोगों की जरूरत है जब इतने साल से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है आइनॉक्स प्लांट से। अरे जिसको जहां लैंड मिली कम पैसे में उसने वहां प्लांट लगा लिया। क्या वहां पे सारे लोग ही राजस्थान के लोग काम करते हैं? क्या राजस्थान एक देश है? तो सर आप ये भी कह रहे हैं, डॉक्टर भार्गव आपका ये भी कहना है कि सिर्फ ये आपके हॉस्पिटल की स्थिति नहीं है, गुरुग्राम में जितने और हॉस्पिटल हैं सभी इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। अरे हरियाणा में आना ही बंद कर दिया। मेदांता में 1200 बेड, मेरे पास 300 बेड, आर्टिमिस के पास 300 बेड, ये कहां जाएंगे? आपने तो कह दिया कि 70% कोविड वार्ड बना दीजिए। 70% का मतलब हो गया गुरुग्राम में जिसमें भिवाड़ी की सप्लाई है 1,500 से 2,000 बेड है, वो कहां जाएंगे सप्लाई के लिए? तो सर पानीपत तो चूंकि हरियाणा में है, वहां से जो सप्लाई आनी है उसका क्या हुआ सर? सर वो आएगी, पर उसमें जो नोजल है, जो टैंकर है, जो ऑक्सीजन क्रायो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, उसका नोजल डिफरेंट होता है और जब आप मेकशिफ्ट में टैंकर लेते हो उसका अलग होता है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, अब हमें सिलेंडर में भरनी पड़ेगी और सिलेंडर से सप्लाई करनी पड़ेगी। एक टैंकर होता है, टैंकर में 8 मेट्रिक टन तक ऑक्सीजन आती है। वो अस्पतालों में एक बड़े टैंकर में जिसमें 10 मेट्रिक टन की कैपेसिटी होती है उसमें वो सप्लाई करता है और वहां से सेंट्रल सप्लाई होती है पूरे अस्पताल में। अब आपको वापस से सिलेंडर भरवाने पड़ेंगे और सिलेंडर के माध्यम से करना पड़ेगा। तो आपकी मैन पावर यूज हो गई उस सिलेंडर भरवाने में, जबकि मैन पावर यूज होनी है इस पैंडेमिक में बाकी कामों के लिए। तो आप डाइवर्जन टेक्निक हो गई। आपके पास ऑलरेडी स्टाफ कम है। हमारे अस्पताल में कुछ 30 से 40 लोग ऑलरेडी कोविड से ग्रसित हैं वैक्सीनेशन लेने के बाद। कोई सीरियस नहीं है। पर डॉक्टर राहुल भार्गव, बड़ा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं सर। आपकी बात सुनकर बहुत क्या करेंगे, हमारे पास शब्द नहीं है सर। जिस तरह से आप तैयार हैं इलाज देने के लिए, लेकिन आप बेबस नजर आ रहे हैं। और कल हम तमाम डॉक्टर से, देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से हम बात कर रहे थे, दिल्ली के बड़े डॉक्टर से बात कर रहे थे, सबकी स्थिति थी कि उनकी आंखों में आंसू तक आ रहे थे ये बात बताते हुए। लेकिन सर अब इन हालातों का सामना करना है, कैसे करेंगे सर? अब चूंकि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल गुरुग्राम में भी हैं, आप लोग इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे होंगे एक दूसरे से। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा सर? कितना टाइम लगेगा? ये जो प्रोसीजर आप बता रहे हैं कि सिलेंडर में भरना होगा, टैंकर से खाली करना होगा, उसमें मैन पावर ज्यादा लगेगी, इस पूरे प्रोसेस में सर बहुत ज्यादा टाइम लैप्स होगा। तो कैसे ये चीज पॉसिबल हो पाएगी? पंकज जी, आपके माध्यम से मेरा 2 निवेदन है। एक तो भिवाड़ी प्लांट से 48 घंटे के लिए ऑक्सीजन सप्लाई दी जाए, सो दैट हम नोजल चेंज करके पानीपत से सप्लाई को दुरुस्त कर पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, देश में अब जरूरत है सेंट्रल वॉर रूम की और सेंट्रल कमांड की। बहुत हो गया ये स्टेट और सेंटर की लड़ाई, बहुत हो गई ये इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब जरूरत है वॉर रूम की, जहां पे हम बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा, बेस्ड ऑन फॉरवर्ड प्लानिंग डेटा, हम चीजों को एंटीसिपेट करके आगे चलाएं। आज 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे, वो जब ऑक्सीजन आएगी, इंसान जब बचेगा नहीं तो कौन सी ऑक्सीजन लेगा? अरे आज जरूरत है देश को साथ खड़े होकर आगे चलने की। आप ये तो निवेदन कर सकते हैं ना कि एक सेंट्रल में एक वॉर रूम हो जहां पे लोगों की समस्याएं सुनी जाए, जो इंटर स्टेट प्रॉब्लम्स को सुलझाए। हम क्या इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि हरियाणा का सीएम सिर्फ हरियाणा के बारे में सोचेगा और राजस्थान का सीएम सिर्फ राजस्थान के बारे में सोचेगा? सर दो बातें, एक तो क्या आपने अपने सीएम से भी ये बात रखी है, ये जो प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है? दूसरा सर, कल दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे सीधे कहा था कि ऑक्सीजन सप्लाई को कहीं भी किसी तरह से रोका जाएगा तो उनको टांग दिया जाएगा। क्या आप भी कोर्ट जा सकते हैं? सर कोर्ट
इस समय कोर्ट कहां जाए सर? अपनी एनर्जीज हम बचाने में, लोगों को, मरीजों को बचाएं, या कोर्ट के पछड़े में चले? जो हमारे को जुगाड़ टेक्निक से जो बचा सकते हैं वो तो बचाएंगे ना सर। आप लाइनों में जो लोग खड़े हैं उनको ये नहीं मतलब कि कोर्ट कौन जाएगा, कोर्ट से क्या ऑर्डर आएगा। माय लॉर्ड ने तो ऑर्डर दे दिया। सरकारी जमीनी हकीकत क्या है? इस गर्मी में लोग 4-4, 6-6 घंटे से एम्बुलेंस में खड़े। डॉक्टर नीरज बताएंगे एम्स में क्या हालत है। डॉक्टर नीरज, कितने लोग सफर कर रहे हैं। हम सफरिंग देखें या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स देखें? तो इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से जो सत्याग्रह के गलियारों में जाता है, सुनाता है अपनी आवाज, निवेदन है देश को देश रहने दो, विभाजित मत करो। डॉक्टर नीरज, जो बात डॉक्टर राहुल भार्गव कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि देश को एक रहने दो। प्रधानमंत्री जी ने भी कल ये बात सीधे सीधे शब्दों में कही है कि एक देश होकर इस महामारी से लड़ना होगा, इस कोरोना वायरस से लड़ना होगा। आप सर इस तरह की स्थिति आप भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप कितने बेबस नजर आ रहे हैं हमें। डॉक्टर राहुल भार्गव, उनका कहना है कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं, अब भिवाड़ी चूंकि राजस्थान में पड़ता है इसलिए सपना नहीं भेज रहे, क्योंकि गुरुग्राम हरियाणा में पड़ रहा है। सर क्या जवाब है सर? नहीं, डेफिनेटली इस पैंडेमिक को लड़ने के लिए हर किसी को साथ रह के कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चाहे वो बचाव का माध्यम हो या फिर ये इस तरह के जो इश्यूज आ रहे हैं इसको रिलेटेड। तो इसको आइसोलेटेड तो फाइट कोई नहीं कर सकता, एंड ऑफ कोर्स जो भी सपोर्ट एक दूसरे को देते हुए ही हमें लड़ना पड़ेगा, और ये सबके हित में है। इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। पंकज जी, ऐसा नहीं होगा। पंकज जी, ऐसा नहीं होगा कि हरियाणा जीत जाएगा और राजस्थान हार जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हरियाणा जीत जाएगा और दिल्ली हार जाएगा। जी, देश जीतेगा या देश हारेगा सर, दो ही बातें हो सकती है। हम साथ ही हारेंगे, साथ ही जीतेंगे। बिल्कुल सही बात है। इलेक्टेड सीएम्स को यह समझना चाहिए कि जिन लोगों ने आपको चूज किया है वो जिंदा रहेंगे तो दोबारा चूज कर लेंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव, जिताओ। डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर नीरज, मैं आप दोनों से, चूंकि आप जानकार लोग हैं, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं सर। सवाल ये कि बड़ा हॉस्पिटल जो होता है वहां पर आपका एसी प्लांट रहता है, तमाम सहूलियतें रहती हैं, बेड्स रहते हैं, इक्विपमेंट्स रहते हैं। सर कभी इस पर भी विचार हुआ, चूंकि एक साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया, पिछले एक साल ने कितना हम सीखे, कितना हमने सबक लिया। सर क्या ये जो ऑक्सीजन प्लांट होता है, क्या यह हर हॉस्पिटल का अपना भी हो सकता है, भले ही छोटे लेवल पे हो? सर क्या यह पॉसिबल है? क्या अब इसको लेकर भी विचार होगा आगे आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में? सर डॉक्टर राहुल, पहले आप बता दीजिए। पंकज जी, जरूर होगा, क्योंकि जिस प्रकार की इस बार हालत हुई है, ये फॉरवर्ड प्लानिंग से अगर हमें पता होता कि इतना बड़ा सर्ज आना है और आ सकता है, तो लोग प्लान करते, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते, लोन लेते, कुछ भी करते। बट हमारे पास फॉरवर्ड प्लानिंग की कमी है। हम आज भी आपसे निवेदन है कि ट्रांसपेरेंटली प्लीज आप डेटा दिखाइए। वो डेटा इज न्यू ऑयल ऐसे नहीं बोलते, डेटा इज न्यू गोल्ड, डेटा इज न्यू डायमंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस डेटा के अनुसार फॉरवर्ड प्लानिंग होती है और पब्लिक हेल्थ में लोगों पे इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए, ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस चीज से समझने के बाद वो भले ही 30 करोड़ का लगे, पर लगवाना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि आपको अस्पताल चलाना है, आपकी एक रेपुटेशन और लोगों को बचाना है। सबसे बड़ी बात है, जनता कहां जाएगी सर? वो सरकारी में जाने से, मिडिल क्लास आदमी सरकारी में जाने से परहेज कर रहा है, अमीर आदमी अमेरिका और दुबई जा रहा है, मिडिल क्लास कहां जाएगी? जो 50,000 1 लाख रुपए कमाती है जी, वो किस दिन के लिए कमाती है? डॉक्टर नीरज, यही सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं फिर यही कहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट के बारे में मुझे ज्यादा अवेयरनेस नहीं है अपने हॉस्पिटल में, क्योंकि प्राइमरी एज ए क्लिनिशियन नहीं सर, सवाल मेरा ये था सर कि क्या अपना ऑक्सीजन प्लांट हो, इस पर भी अब विचार करना होगा आने वाले फ्यूचर के लिए, भले ही वो छोटे लेवल पे हो। डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी सर। पैंडेमिक में यही सिखाया है कि हर किसी को एक इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है, ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी आए, क्योंकि ये वार्निंग है एक तरह से हमारे ह्यूमन काइंड के लिए। मैं कहूंगा कि ये फ्यूचर में आते रहेंगे, स्पेशली कंसिडरिंग कि जो चीजें जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, जैसे पहले कोई एक इन्फेक्शन किसी कोने में होता था तो आपके पास तक आने में समय लगता था, लेकिन आज के समय में, आज के फास्ट युग में, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में एक ऐसा पैंडेमिक स्टार्ट होगा, वो आपके देश में पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। तो डेफिनेटली आगे के लिए हमें सारी तैयारी करनी पड़ेगी, और ये सारे जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इसके लिए एक, जैसा कि इन्होंने बताया कि एक वॉर जोन हमेशा के लिए 24/7 आगे के लिए भी फंक्शनल होना चाहिए, सिर्फ इसी पैंडेमिक के लिए नहीं, ताकि ऐसे सिचुएशन में रियल टाइम में हम मॉनिटर कर सके और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकाल पाए।
बिल्कुल डॉक्टर नीरज, डॉक्टर राहुल आप हमारे साथ बने रहे। अभी हमने दिल्ली के एम्स अस्पताल में हम डॉक्टर नीरज से बात कर रहे हैं, हमने गुरुग्राम का हॉस्पिटल है फोर्टिस हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर राहुल से बात की। आज आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर मन की बात की, जिसमें कश्मीर के डॉक्टर नावेद शाह से भी पीएम ने बात की। हमारे साथ डॉक्टर नावेद शाह जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पे। सर पहले तो आपसे चाहेंगे कश्मीर की कोरोना रिपोर्ट क्या है सर, उस बारे में पहले तो बता दें। देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करें तो हमारे जो नंबर ऑफ केसेस जो है वो काफी हद तक कम हो चुके थे। इन द मंथ ऑफ फरवरी ऑन एन एवरेज हमारे सिर्फ 50 केस डिटेक्ट हो रहे थे, लेकिन ओवर द लास्ट पीरियड ऑफ टाइम मे बी 1 मंथ हमारा ऑन एन एवरेज इस टाइम अराउंड 2000 केसेस पर डे डिटेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। अगर हम पूरी ड्यूटी की बात करें, प्रेडोमिनेटली इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट ज्यादा इन्वॉल्व है, जैसे श्रीनगर है, जैसे जम्मू है, बारामूला है, क्योंकि यहाँ पे बाहर लोगों आने जाने का आमदरफ्त ज्यादा रहती है, तो यहाँ पे इसमें ट्रैवलर्स भी आते हैं। और इन डिस्ट्रिक्ट्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस जो है वो काफी ज्यादा है। डॉक्टर नावेद, अभी क्या स्थिति कंट्रोल में है? क्योंकि हम बाकी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की, दिल्ली की, हरियाणा की स्थिति बेहद खराब है सर, ऑक्सीजन की भयानक कमी है। कश्मीर के अगर मैं पूरे हालात, श्रीनगर खासतौर पर बात करूं तो किस तरह की सिचुएशन है सर? नहीं, नंबर ऑफ केसेस तो काफी ज्यादा है, लेकिन सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। हॉस्पिटल्स में हमारे हर जगह फैसिलिटीज रखी गई है। वी हैव हॉस्पिटल जो ऑक्सीजन प्लांट्स होते हैं हर हॉस्पिटल में एस्टैब्लिश्ड है, बैकअप के लिए मैनिफोल्ड्स है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है। अभी हमारे हॉस्पिटल ऐसी नौबत नहीं आई है कि हमारे हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म हो जाए। हमारे जो कुछ हर डिस्ट्रिक्ट में डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं, अगर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे 4-5 हॉस्पिटल्स जो है वो कोविड डेडिकेटेड है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में अराउंड 90% ऑक्यूपेंसी है, लेकिन अगर हम बाकी हॉस्पिटल्स की बात करें तो ऑक्यूपेंसी इज वेरिंग बिटवीन 30 to 40%। तो अभी वैसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो या बाकी चीजें, बेड्स की अवेलेबिलिटी ना हो। अभी इट इज अंडर कंट्रोल एंड आई थिंक अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लें और लिमिट कर दें, नंबर ऑफ केसेस कम हो जाए तो वी कैन बी एबल टू कोप। मैं सर आपके पास आता हूं। डॉक्टर राहुल, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। हम लगातार पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं, हम तमाम बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से, आप जैसे बड़े डॉक्टर से बात कर रहे हैं सर, थोड़ी घबराहट हो रही है, लग रहा है स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। सर आशा कहां से जगती है सर, पॉजिटिव कुछ कहां से निकल कर आ रहा है सर, थोड़ा वो भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सर, कैसे सब ठीक होगा? सब पॉजिटिविटी की बात यह है कि अगर सरकार आज भी अपने हाथ में नियंत्रण ले ले तो ये पीक हम 14 दिन में खत्म कर देंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि 14 दिन का लॉकडाउन प्लस मास वैक्सीनेशन वॉर फुटिंग पे, कि आप 100 किलोमीटर की रोड रोज बना सकते हैं, 1200 करोड़ का कुंभ की प्लानिंग 1 साल से कर सकते हैं, 13 करोड़ लोगों को आप कुंभ में हैंडल कर सकते हैं, तो आपको 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। देश में रेजिलियंस बहुत है, देश में पॉजिटिविटी बहुत है, देश में यूथ बहुत है जो आपको अपना श्रमदान दे सकता है पेंडिंग में हराने के लिए। पर वो नेतृत्व चाहिए जो ये बोले, लोगों को आह्वान करे कि हमको देश की राज्य सीमाओं को बिना बांटे हुए आगे बढ़ना आवश्यक है, जो ये बताए कि हम 14 दिन में हरा सकते हैं। पंकज जी, हम 14 से 21 दिन में इस वेव को हरा सकते हैं, बात पक्की है, पर जरूरत है सिर्फ ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और ये मानविक तरीके से सोचने की कि इस देश का आदमी सफर कर रहा है, ना कि कोई इलेक्शन कमीशन, ना ही कोई रिलीजन, ना कोई कुछ। तो जरूरत, और जिस प्रकार से लोग ठीक हो रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं, बट हम उस ठीक लोगों की बात नहीं करेंगे, पर लोगों को साफ सुथरी तरीके से बताइए कि कोरोना है, लोगों को विश्वास दिलाइए कि कोरोना से मृत्यु होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग बंगाल का इलेक्शन देखने के बाद ये सोचने लगे कि कोरोना को हमने हरा दिया और भगा दिया। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से हर उस नेता से, जब वो बात करे तो वो सेंसेबल बात करे, क्योंकि लोग उसे फॉलो करते हैं, ना कि सिर्फ उस पर टिप्पणी करते हैं। डॉक्टर राहुल, बड़ा सवाल ऐसे में ये भी है, आपसे भी मैं जवाब चाहूंगा, और बाकी दोनों डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर नीरज और डॉक्टर हमारे साथ नावेद शाह भी हैं। मैं आप दोनों से भी जानना चाहूंगा सर, क्या ये वो सिचुएशन आ गई है कि मेडिकल इमरजेंसी घोषित हो जाए, सब कुछ जो है वो सेंटर के कंट्रोल में आ जाए? क्योंकि हम तमाम स्टेट्स के लोगों से बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि इतने मेट्रिक टन हमारी रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ इतनी मिल रही है, हमारे को ये प्रॉमिस किया गया था, ये नहीं मिल रहा। क्या वो स्थिति आ गई है डॉक्टर राहुल?
बिल्कुल सर, जब ट्रांसपेरेंसी होगी हम पहले असेस करेंगे एक पेपर पे कि कितने मैट्रिक टन की हमें जरूरत है, कितने केसेस कहां आ रहे हैं, जिसे हम इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं कि अगर दिल्ली में 1 लाख केसेस आ रहे हैं तो मुझे उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर श्रीनगर में कम आ रहे हैं तो मैं उसको कम दूंगा, अगर राजस्थान में इस डिस्ट्रिक्ट में कम आ रहे हैं। ये प्लानिंग है, आपके पास टीसीएस है, आपके पास इंफोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप उनके सीईओ को बैठाइए कमरे में, आपको रातों रात ऐप बन जाएंगे और आपको रियल टाइम में पोजीशन पता लगने लगेगी। आप इटली का मॉडल उठा लीजिए, आप अमेरिका का मॉडल उठा लीजिए, जहां पे एक एंथनी फॉसी करके एक डॉक्टर है इन्फेक्शियस डिजीज का, जो पिछले 25 सालों से 5 प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है इन्फेक्शियस डिजीज को, जीका वायरस हो, सार्स वायरस हो, मर्स वायरस हो, एचआईवी हो या कोविड हो। हमारे पास कौन है? हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे पास बीए पास, एक आईएएस एग्जाम पास किए हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं जो एडवाइस करते हैं, नीजक रिएक्शन देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर नीरज जरा आपसे मैं जवाब चाहूंगा। हमने यूके में देखा, हमने अमेरिका में देखा, यूके जब भी इस तरह की बात होती तो कहते हैं कि भारत की पॉपुलेशन जो है 130 करोड़ का देश है, तो वो पॉसिबल नहीं है। यूके जो है अब वो एक तरह से फ्री हो गया है, यूएसए फ्री हो गया, इजराइल जैसा देश फ्री हो गया है, तो क्या वो सही बात है? दूसरा सर, कुछ लोगों के मन में डाउट्स हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद दोबारा भी हो रहा है, तो ऐसे में वैक्सीन लगवाने का क्या फायदा, तो उनको क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर नीरज? मैं यही कहूंगा कि जो इजराइल से अपने कंट्री को कंपेयर करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि वो वैसे कंट्रीज में पहले ड्यूटी की बात होती है, फिर राइट्स की बात होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिर्फ राइट की लोग बात करते हैं और क्या ड्यूटी है वो शायद फॉलो नहीं करते हैं। अगर ड्यूटी फॉलो करते हैं, जो हम बार बार पिछले 1 साल से यही कह रहे हैं कि ये बीमारी कहीं गई नहीं है, आप और मैं ही इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई सरकार नहीं कर सकती है। मैं अभी लिख के दे रहा हूं, जब तक हम सब ये डिसाइड नहीं करें कि इस वायरस को अपने शरीर को नहीं घर करने देंगे, सबको पता है वायरस हमारे शरीर में सरवाइव कर सकता है, बाहर सरवाइव नहीं कर सकता है, फिर हम सरकार का इंतजार क्यों करें कि वो हमें जबरदस्ती घर में बंद करे, लॉकडाउन करके, तभी इस वायरस को हम डिफीट कर सकते हैं। डॉक्टर नावेद डॉक्टर नावेद आखिरी कॉमेंट में आपसे लेना चाहूंगा। सर आप ये बताइए, आप क्या अपील करना चाहेंगे तमाम लोगों से जो आपको सुन रहे हैं? सर देखिए, मैं यही कहूंगा कि ये वायरस पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। दो ही स्ट्रेटजीज हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर 1 इज एंश्योर दैट द एसओपीज आर फॉलोड इन फुल। There is no room for complacency. जो भी SOPs है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, हेल्थ एडवाइजरीज हो, मास्क का पहनना, you have to enforce it and in the strictest possible manner, which will cut down the disease. Maybe a lockdown is a short-term solution, but in the long term, when lockdown gets unlocked, the situation will remain the same. तो हमें ensure करना है कि जो भी एडवाइजरीज है वो strictly follow की जाए and ensure that the myths और जो आकांक्षाएं जो लोगों में एक मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग वैक्सीन्स, उनको दूर करके ensure that everybody gets vaccinated. That is more important. डॉक्टर नावेद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नीरज आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सरकारें आपको सुन रही होंगी और जैसा कि आपने कहा कि सब अगर एकजुट होकर काम करेंगे तो इस महामारी को जरूर हरा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और दिल्ली में कहां से ऑक्सीजन ट्रेन लेकर आ रही है, ट्रेन ऑक्सीजन लेकर कहां से ट्रेन आ रही है बताएंगे, बड़ी खबर ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।